वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बड़ी खबर दें आपको। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के अहम रिमार्क सामने आए। बोले, कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। बिलाशुबा पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है, लेकिन इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुकालमा किया कि आइन के मुताबिक रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 8(5) और 8(3) है, जो मुख्तलिफ है और यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 233 के दो हिस्से हैं, एक आर्म्ड फोर्सेस का, दूसरा सिविलियंस। बेंच के सरबराह जस्टिस नईम अफगान ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलदम की। अगर हम भी इन दफात को कलदम रखें तो फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में 2023 में तरमीम भी हो चुकी है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से सजा याफ्ता कैदियों को नक्लो हरकत की आज़ादी पर मबनी रिपोर्ट भी मांग ली है। तो दूसरी जानिब मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस और वकला के जेल जाने का तस्करा किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इंकशाफ किया कि वो खुद भी 14 रोज जेल में रहे हैं। बोले, सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे। कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ आपके लिए खुसूसी रियायत देते होंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मैं और जस्टिस शाहिद बिलाल भी इकट्ठे जेल में रहे हैं। जेल में तमाम कैदियों को हुकूक मिलते हैं। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप अब पुरानी बातें ना बताएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई, बाहर भी निकलने देंगे, तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। और बड़े केस के हवाले से बड़ी खबर, 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का मामला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मलिक रियाज और दीगर की जानिब से जायदाद जब्तगी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसी मुतालिक समाअत का हवाल बताएंगे जमशेद कादिर। जमशेद, बताइएगा समाअत का हवाल। जमशेद से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अपने देखने वाले नाज़रीन को अहम समाअत से मुतल्लिक़ आगाह करें। नैब की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली गई है। अदालत ने केस की समाअत 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। अलकादर ट्रस्ट केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला महफूज है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से फारूक नाइक एडवोकेट अदालत में पेश हुए और नैब की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली गई है। समाअत को 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी किया गया है। अलकादर ट्रस्ट केस में इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का ये अहम मामला है। जमशेद कादिर ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। जमशेद, बताइएगा समाअत का हवाला आज की। जी बिल्कुल, अलकादर ट्रस्ट केस में अगर बुनियादी तौर बात की जाए तो 8 मुल्जमान नैब की जानिब से नामजद किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 मुल्जमान बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस ट्रायल को ज्वाइन किया था और उनके हाथ तक आज जो एहतसाब अदालत ने फैसला भी महफूज कर रखा है। दीगर जो 6 मुल्जमान थे उनकी जानिब से जायदाद जब्तगी के खिलाफ और दीगर जितने भी असासे थे वो मुंजमद किए गए थे, उनके खिलाफ एहतसाब अदालत से रुजू किया गया था। इस पर समाअत हुई है और ये समाअत नासिर जावेद राना ने की है। आज मुल्जमान की जानिब से फारूक नाइक अदालत पेश हुए और नैब की जानिब से इस पर जो रिपोर्ट पेश की जानी थी वो नहीं की जा सकी और नैब ने मजीद इसमें मोहलत मांग ली है। अदालत ने 15 जनवरी तक अलकादर ट्रस्ट केस में जितने भी 6 मुल्जमान इश्तिहारी करार दिए गए हैं उनकी जायदादों के हद तक जो है वो दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी। 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बहुत शुक्रिया जमशेद कादिर। पेशावर हाई कोर्ट में असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जारी नोटिस मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया है। वकील अली अमीन गंडापुर ने अदालत को बताया कि पहले ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, अब दोबारा नोटिस दिया। पहले नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है, अब असासों के हवाले से दोबारा नोटिस जारी किया है। जस्टिस SM अतीक शाह के इस्तफसार पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दोनों की नौयत अलग है, ये फ्रेश नोटिस है। पहले नोटिस में सुमोटो एक्शन लिया गया था, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। पेशावर हाई कोर्ट में असासों से मुतालिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को जारी नोटिस मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तफसील हासिल करेंगे मोहम्मद तैयब से। जी तैयब, बताएगा नोटिस को मुअत्तल कर दिया गया है, क्या वजूहात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो मुअत्तल कर दिया है।
الیکشن کمیشن نے جو ہے گزشتہ سال 28 اپریل کو جو ہے ایک نوٹس جاری کیا تھا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو، جس کو جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے پھر معطل کیا اور الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روک دیا تھا۔ ہم دوبارہ 20 نومبر کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایک دوبارہ نوٹس جاری کر دیا اور اس کے خلاف جو ہے کارروائی شروع کر دی، جس کے خلاف وزیر اعلیٰ نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور پشاور ہائی کورٹ کو آج بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے مسلسل اس کو نوٹس جاری کر رہے ہیں۔ ایک نوٹس کو معطل کیا گیا تھا، اب دوبارہ جاری کیا گیا، جس پر جو ہے جسٹس نے کہا کہ یہ تو توہین عدالت ہے کہ ایک بار عدالت نے فیصلہ الیکشن کمیشن سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ محمد طیب۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا بانی پی ٹی آئی کی نہلی پر احتجاج کا کیس کی سماعت انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کی ہے۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے علی امین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بلوچستان بھر میں جے یو آئی فے کی کال پر پی بی 45 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج۔ بارخان میں انجینئر جمال خان کی قیادت میں قومی شاہراہ پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا گیا۔ ٹریفک معطل ہو گئی۔ کلات میں بھی جے یو آئی کے کارکنوں نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو مڈ وے پر بند کر دیا۔ سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔ حصار میں بھی احتجاج کے پیش نظر کوئٹہ کراچی شاہراہ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مستونگ میں قومی شاہراہ نواب ہوٹل کے مقام پر بلاک ہے۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پی بی 45 کے نتائج میں تبدیلی کی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلان کردہ امیدوار کی کامیابی کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور اعلیٰ سرکاری حکام نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم کی کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات طے ہے۔ شہباز شریف ساؤتھ ایشین پورٹ ٹرمینل کا بھی دورہ کریں گے۔ وزیراعظم سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت دیگر سیاسی شخصیات بھی ملاقات کریں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی سے جو مقابلہ نہیں کر سکتے وہ غلاظت کے ڈھیر ہیں، ان پر کیچڑ اچھالنے لگے ہیں۔ مریم نواز کے خلاف 2014 سے گھٹیا مہم چل رہی، لیکن وہ ہر گزرتے دن سے مقبول اور طاقتور ہو رہی ہیں۔ عظما بخاری نے کہا کہ جو عوام کے ووٹ سے اقتدار میں آتے ہیں انہی کو عوام کی فکر ہوتی ہے۔ جو چور دروازوں سے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں وہ قوم کے بچوں کے ہاتھ پیٹرول بم اور غلیلیں تھماتے ہیں۔ ایک شیطانی سوچ والے شخص اور مخصوص جماعت نے نوجوانوں کی برین واشنگ کی، جس کا نتیجہ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتیں ہیں۔ نوجوانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اپنا روشن مستقبل چاہیے یا پھر شیطانی سوچ والے شخص کی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بننا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو معافیاں اور این آر او نہیں ملتے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں اسمبلی کورم والا معاملہ اٹھایا گیا۔ حکومتی اراکین اور کئی وزراء کئی اسمبلی اجلاس سے اکثر غائب رہنے کی شکایت۔ اراکین کے مطابق کورم پورا نہ ہونے کے نتیجے میں اجلاس کو ملتوی کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اراکین کی عدم دلچسپی اور اسمبلی اجلاس مسلسل ملتوی ہونے پر ناراضگی کا اظہار۔ خیبر پختونخوا کے 2 وزراء کے اجلاس میں عدم شرکت پر قلمدان واپس لینے کی بازگشت۔ وزیر اعلیٰ نے پارلیمانی پارٹی کو بیکس کمیٹی کے فیصلوں کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ اور اب بات مذاکرات کی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی ممبران کی ملاقات نہیں ہوتی تو مذاکرات جاری نہیں رکھ سکتے۔ ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ تحریری طور پر مطالبات مانگے گئے ہیں۔ ملاقات کے بغیر مطالبات تحریری طور پر نہیں دیا جا سکتے۔ مذاکرات شروع ہوئے تھے، اس لیے بانی پی ٹی آئی نے ڈیڈ لائن دی تھی۔ مذاکرات جاری نہ رہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مذاکرات تو جاری نہیں رہ سکتے جب تک ملاقات نہیں ہوگی۔ ملاقات ایک کنڈیشن اس لیے ہے اور اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ حکومت نے تحریری طور پہ مانگا ہے کہ آپ تحریری طور پہ اپنی ڈیمانڈز دیں۔ جو پلان یا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے مختلف پوائنٹس پہ، لیکن چونکہ مذاکرات پاسبل تھے، ہونا شروع ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے کچھ گنجائش پیدا کی تھی، لیکن اگر حکومت کا ایٹیٹیوڈ یہی رہا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात क्या कराएंगे। इसीलिए मैं बड़ों से ये अपील करता हूँ कि गरीबों को मुआफ़ कर दें। गरीबों के हालात बड़े ख़राब हैं। हम पाकिस्तान में ही नहीं थे लेकिन हम केसों में हैं। उन्होंने कहा कि नया साल सब पर मज़ीद भारी होगा। ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, वो मुगालते में है। कब्र एक है और मुर्दे 3 हैं। वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात को कामयाब कराएंगे। ताकत का असल सरचश्मा फैसला करेगा तो वो फैसले होंगे। ये तो सारे जुम्मा जंग के साथ हैं। कारोबार तबाह हो। बड़ों से ये अपील करता हूँ कि गरीबों को माफ़ कर दें, गरीबों के हालात बड़े खराब। नया साल पिछले से भी बुरा होगा। ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं, बल्कि 3 हैं। आप 50 रुपया दें मुलाकात हो जाती है, 500 रुपया दें तो अंदर कुर्सी पे मुलाकात हो जाती है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा है कि पाकिस्तान में 17 सीटों वाली जमात की हुकूमत कायम है। बानी पीटीआई का साथ देने पर इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। इंसाफ इतना नापैद हो गया है कि जमानत मिले तो डील कह दी जाती है। जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जलसा रैली करना तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात का हक है। चाहे कोई जलसा हो, रैली हो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का पीसफुल प्रोटेस्ट, रैलीज, जलसा जुलूस करना ये उनका एक पॉलिटिकल राइट है। 17 सीटों वाली जमात PMLN की कुर्सी को कायम रखने के लिए झंडा उठाना भी दहशतगर्दी हो गया, इमरान खान के नाम पे नारा लगाना भी दहशतगर्दी हो गया, इमरान खान का साथ देना भी दहशतगर्दी हो गया है। अपने लीडर इमरान खान का साथ तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने उनको तो इम्यूनिटी दे दी 9 मई में, जिसको आप कहते थे कि ये 9 मई में शामिल थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली किसी और पार्टी में शामिल हो गई तो वो वजीर मशीर हो गए। सीनियर कानूनदान सरदार लतीफ खोसा ने कहा है कि अगर डोनाल्ड लू के कहने पर बानी पीटीआई को हटाया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 47 की पैदावार है, 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म और 180 सीटों वाला जेल में है। हुकूमत के बस और पल्ले कुछ भी नहीं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुज़ाकराती जो टीम है उसमें सारे वकला नहीं है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये 17 सीटों वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है, 180 सीटों वाला जेल में मुल्क को तबाही के दहाने पर लेके जा। इनके बस और पल्ले तो है ही कुछ। हम जब कहते थे तो कहते थे फिर हमारे पल्ले बस में नहीं है तो फिर आप हमसे क्यों बात करते। ये इसी महीने में खान इंशाल्लाह बाहर होगा, आप फिक्र न करें। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर इमरान को रुखसत किया जा सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर तरीन। जब मैंने रिट की थी तो इन्होंने कहा किसी वॉच लिस्ट और किसी जो है स्टॉप लिस्ट पर खोसा साहब का नाम एक्टिव नहीं है। और फिर उसी के बरक्स जब मैंने बाहर जाना था तो इन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर मेरा नाम डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट ऑफर एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की। जी हाँ, निजी टीवी को इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत का कहना था कि बानी पीटीआई की हाउस अरेस्ट की ऑफर से इनकार पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को मोहसिन नकवी के जरिए बानी की रिहाई की पेशकश हुई। ताहम 26 नवंबर के सानहे से हालात तब्दील हो गए। अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि माजी में एस्टैब्लिशमेंट वक्तन फवक्तन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राबिता करती रही है। उन्होंने मोहसिन नकवी को लचकदार शख्सियत करार देते हुए कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम में मोहसिन नकवी को शामिल किया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियंस की हालत-ए-जार से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। कैदियों को हासिल सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में 28 में से 27 मुलजिमान जेल में हैं। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियंस को जेल रूल्स 1978 के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि कैदियों को ऑफिशियल मेन्यू के मुताबिक दिन में 3 मरतबा गर्म और मयारी खाना दिया जाता है। कैदियों को बिस्तर और कंबल की सहूलत भी जेल हुकाम की जानिब से दी गई है। अहले खाना से हर जुमे को मुलाकात की सहूलत भी दी गई है। मुलाकात के दिन अहले खाना खाना, फल और दीगर अशिया भी साथ लेकर आ सकते हैं। आपको आम खबर से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। अहले खाना से हर जुम्मे को मुलाकात की सहूलत भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है।
पेशावर हाई कोर्ट में मुशीर तलात बैरिस्टर सैफ की मुकदमात तफसील से मुतालिक केस की बहाली के लिए दायर ज़िमनी दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। अदालत ने बैरिस्टर सैफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ कुरम में नहीं दीगर शहरों में भी हालात ख़राब हैं। रात के वक्त पेशावर शहर से 1 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाता। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह का बैरिस्टर सैफ को मुखातिब करते हुए कहना था कि आप इसके लिए कुछ करें, हालात को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टल पाराचना रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने का फैसला करते हुए जिला में स्पेशल फोर्स बनाने का भी फैसला किया। महकमा दाखिला के दस्तावेजात के मुताबिक इस सिलसिले में पुलिस चेक पोस्टों के लिए दरकार फंड से मुतालिक हुकूमत को आगाह किया जाएगा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की विफाकी हुकूमत से पाराचनार में FIA साइबर विंग कायम करने की दरख्वास्त करेगी। टल पाराचनार रोड की हिफाजत के लिए स्पेशल पोस्ट फोर्स कायम की जाएगी। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विस मैन को भर्ती किया जाएगा। कुरम में तमाम बैंकर्स का खात्मा पुलिस और जिला इंतजामिया की मदद से किया जाएगा। हुकूमत कुरम के रिहायशों से असलहा खरीदने पर गौर करेगी। कुरम से एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में 1 फरवरी तक असलहा जमा किया जाएगा। असलहे का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा, जबकि असलहे की निगरानी जिला इंतजामिया की जिम्मे होगी। खबर देंगे आपको गुजरांवाला से, जहां इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI पर वज़ीराबाद हमला केस की समाअत कल होगी। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत की तरफ से बानी PTI को मजरूब गवाह के तौर पर तलब किया गया है। अदालत की जानिब से बानी PTI की अदालत में पेशी के लिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म जारी किया गया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि अदालत की तरफ से बानी PTI को गवाह के तौर पर तलब किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशंस में 19 खारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला पेशावर के इलाके मतनी में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के नतीजे में 8 खवारिज हलाक हो गए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला मोहम्मद के इलाके बाइजई में किया गया, जिसके नतीजे में फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से निशाना बनाया और बेअसर कर दिया। सिरा करक में तीसरे ऑपरेशन में सिक्योरिटी दस्तों के खवारिज के खिलाफ मौसर ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक हुए। खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले में लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर और नाइक मोहम्मद उस्मान ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर दें आपको, हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट पर मरहलावार सेस आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस LNG की कीमत बराबर लाई जाएगी। कर्ज की अगली किस्त से कबल कैप्टिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद किया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर सेस आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और उधर हलफ उठाने से पहले ही नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमसाया मुल्कों को धमकियों का सिलसिला जारी है। इन ममालिक को अमेरिका में जम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका माशी इस्तेहकाम के लिए पनामा और ग्रीन कैनाल की जरूरत है। दोनों कैनाल्स को हासिल करने के लिए माशी पाबंदियां लगा सकते हैं। पनामा कैनाल और ग्रीन कैनाल के हुसूल के लिए फौज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कनाडा को एक बार फिर अपनी रियासत बनाने के बयान का दिफा करते हुए ट्रंप ने कहा कि कनाडा की सरहद एक मसनूई तौर पर खींची गई लकीर के सिवा कुछ भी नहीं है। कनाडा खुद मुख्तारी तर्क करके अमेरिका में शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को वुसअत देने के लिए संजीदा हूँ। खलीज मैक्सिको खतरनाक जगह नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका रखेंगे। अमेरिका और कनाडा में ताल्लुकात कशीदा आमने सामने आ गए। कनाडा ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। दोनों मुल्क अच्छे पड़ोसी हैं, मगर ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कैनेडियन वज़ीर आज़म खारजा मेलानी जोली कहती हैं कनाडा खतरात के सामने कभी नहीं झुकेगा। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने कनाडा को खुद मुख्तारी तरक करके अमेरिका में जम होने की पेशकश की है। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब में एक बकरी की कीमत 44 लाख रुपए। जी बिल्कुल, लंबे कानों वाली मुनफरद कामसिन बकरी 60,000 रियाल में नीलाम, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए में 44 लाख रुपए से जायद बनती है। जी हाँ, सऊदी अरब में लंबे कानों वाली बकरी सऊदी लोगों को इतनी भाग गई कि हर कोई इसे हासिल करने की कोशिश में लग गया। लंबे कानों वाली इस मुनफरद बकरी की फरोख्त के लिए नीलामी की खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बकरी के हुसूल के लिए बोली लगाई गई। ताहम एक सऊदी शहरी ने 60,000 सऊदी रियाल में बकरी को खरीद लिया है। लॉस एंजलिस में टेक एंटरप्रेन्योर सेल्फ ड्राइविंग कार में फंस गए माइक जॉन्स नामी शख्स बिना ड्राइवर की टैक्सी में सवार हुए गाड़ी ने पार्किंग के दायरों में घूमना शुरू कर दिया। सेल्फ ड्राइवर टैक्सी ने माइक जॉन्स को एयरपोर्ट पहुंचाने में ताखीर की। जॉन्स फ्लाइट पकड़ने में 5 मिनट लेट हुए। पार्किंग लॉट में गाड़ी के चक्कर लगाने की वजह से जॉन्स गाड़ी में फंस कर रह गए।